जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल अपनी कोचिंग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग यहां पे पढ़ेंगे संविधान, भारतीय संविधान पढ़ेंगे, जिसमें कि नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं पंचायती राज का ये फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और संविधान से बहुत से प्रश्न यूपीएसआई, यूपी पुलिस अन्य परीक्षाओं में आते रहते हैं, तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाई हुई है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे विजिट करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए प्रश्न एक पढ़ लेते हैं। कह रहा है प्रश्न एक में कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो भारत की नागरिकता जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, उपर्युक्त सभी से। तो इसमें हम लोग उपर्युक्त सभी से अपनी नागरिकता यानी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और यह भारत की नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन होता है, जो कि जिसमें ये बताया गया है कि ये जन्म से, वंशानुक्रम से या देशीकरण से ये लोग यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। चलिए हम लोग यहाँ प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न पूछ रहा है कि एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से जागरूक हो, अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हो, उच्च शिक्षित हो या संविधान विज्ञ हो। तो इसमें से कौन सा विकल्प काम सही है उसको बताना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो, एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से जागरूक हो तथा सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए एवं विधि सम्मत कार्य के लिए शिक्षित हो। इसका मतलब कि विकल्प नंबर 1 हम लोगों का सही है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 में ये कह रहा है कि भारत का संविधान है, तो भारत का जो संविधान है वह एकल नागरिकता प्रदान करता है। क्या करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न 4 में हम लोग देख लेते हैं कि कह रहा है कि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है। तो यह न्यूनतम 5 वर्ष तक भारत में रहना अनिवार्य है। और कह रहा है इसमें ये भी देख लेते हैं कि भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है, जिसमें कि अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करता है। और प्रमुख विधि नागरिकता अधिनियम 1955 है। प्रमुख विधि नागरिकता अधिनियम 1955 है, जिसमें अब तक 5 बार, कुल कितनी बार? 5 बार संशोधन हो चुका है। तो पहला संशोधन 1986 में हुआ था, फिर दूसरा संशोधन, पहला संशोधन कब? 1986 में, और फिर दूसरा संशोधन 1992 में, फिर तीसरा संशोधन जो था इसका 2003 में हुआ था, फिर चौथा 2005 में हुआ था, और फिर उसके बाद इसका लास्ट संशोधन 2009 में हुआ था। तो ये संशोधित कानून है, जो कि ये बताते हैं कि नागरिकता के बारे में इनमें 1955 अधिनियम जो है नागरिकता के बारे में बताता है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न 5 में कह रहा है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है। तो ये भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है, और नियम संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जो कि राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करके उसे पास करते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न 6 में क्या
चलिए प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। कह रहा है प्रश्न 6 में कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे। तो ये जो मिनर्वा मिल्स केस है, इसी को सर्वोच्च न्यायालय ने हटा दिया था, 42वें संशोधन में हटाया था। कब हटाया था? 42वें संशोधन में। और धारा 4 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, यानी कि इसे इसकी मान्यता हटा दी गई। इसमें जो भी लिखा है वो माना नहीं जाएगा संविधान की दृष्टि से। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न 7 में क्या कह रहा है? प्रश्न 7 में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? तो ये कौन सा अधिकार था? जो कि ये अधिकार था संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये ऐसा अधिकार था जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने जिन्होंने संविधान लिखा है, उन्हें संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। तो चलिए और ये देख लेते हैं इसमें कि यह संविधान का उपचार जो है, इसके बारे में अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 के बीच में लिखा हुआ है। चलिए देख सकते हैं प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता था, और ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि मूलभूत यानी मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो मूलभूत यानी मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। विकल्प नंबर बी हम लोगों का सही है। चलिए देख लेते हैं अब इसके आगे प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें से कौन मूल अधिकार नहीं है, ये हम लोगों को बताना। तो ये जो संपत्ति का अधिकार विकल्प नंबर 2 में दे रखा है, यह मूल अधिकार नहीं है। और संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन में संशोधन हुआ था, जो कि 44वां संशोधन हुआ था 1978 ईस्वी में। कब हुआ था? 1978 ईस्वी में ये संशोधन हुआ था, और जो कि ये बताता है कि ये संपत्ति का अधिकार जो है यह मूल अधिकार में नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न 11 में क्या कह रहा है? चलिए प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि यह क्या कह रहा है? यह प्राथमिक अधिकार था, किंतु अब केवल कानूनी अधिकार रह गया था। प्राथमिक अधिकार का मतलब कि मूल अधिकार, जो सबसे पहले 7 मूल अधिकार थे, उनमें से कौन सा मूल अधिकार हटाया गया? अभी हम लोग पीछे पढ़े, यानी जायदाद का हक, जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसे हटाया गया था। फिर से बता देते हैं ये कब हटाया गया था? 44वें संशोधन में हटाया गया था, और 1978 ईस्वी में हटाया गया था, जिसको कि अब अनुच्छेद 300 क में कानूनी या विधि अधिकार के रूप में रखा गया है। चलिए प्रश्न 11 देख लेते हैं। प्रश्न 12 में कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं है? ये बताना है कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि इसमें से 4 सत्य होंगे और 1 गलत होगा। तो प्रश्न 12 में हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सही है। कह रहा मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये भी सही है। कह रहा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं होता है। ये भी सही है। कह रहा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। सही है, यानी सब सही है। तो इसमें से गलत क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या है? इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो कानून की समानता का अधिकार जो है ये ब्रिटेन से लिया गया था, और अनुच्छेद 14 में वर्णित है। कहाँ पे वर्णित है ये? अनुच्छेद 14 में
लिखा गया है समानता का अधिकार। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी ये तो है, शांति एवं बिना शस्त्र के सभा करने की स्वतंत्रता ये भी है, मुक्त रूप से घूमने की स्वतंत्रता ये भी है। तो हम लोगों को पता है कि प्रेस की स्वतंत्रता सबको नहीं है, मुख्य रूप से नहीं दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न 15 में कह रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो इसमें कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? 6। और पहले कितने थे? 7, जिसमें से एक अधिकार कटा। कौन सा अधिकार कटा? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कटा, और वो कब कटा? पीछे हमने बताया कि 41वें संशोधन में और 1978 में कटा। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं, और आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे।